हेलो दोस्तों। इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान का ना टेस्ट एंड ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हो चुका है। और मैं सच्ची में बोलूँ ना तो यार ये टेस्ट स्क्वाड देख के ना मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और मुझे नहीं समझ में आ रहा है यार कि आजकल टेस्ट टीम सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया क्या है। क्योंकि अगर हम लोग एक बार ये टेस्ट स्क्वाड देख लेना तो ऑब्वियसली आपको कुछ कुछ ऑब्वियस नेम नजर आएंगे, जैसे शुभमन गिल, यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, ऋषभ पंत, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा एंड कुछ नए चेहरों को चांस दिया गया है, जैसे कि मानव सुतार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे। लेकिन ये जो नाम है ना, साई सुदर्शन, देवदत्त पडिक्कल एंड नीतीश कुमार रेड्डी, आई हैव एब्सोल्युटली नो आइडिया एट दिस पॉइंट कि ये लोगों का इन लोगों का इस टीम में सिलेक्शन और कौन से क्राइटेरिया से हो रहा है। लाइक क्या देखा जा रहा है, क्या फिलॉसफी है, क्या मतलब कि ये प्लेयर्स को कंसिस्टेंटली इतना बैक गया है। ऐसा कौन सा टैलेंट है इनमें जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, ना वर्ल्ड क्रिकेट में ना उनकी परफॉर्मेंस में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स को दिखाई दे रहा है। स्टार्टिंग विद द बिगेस्ट मिस्ट्री ऑफ ऑल टू मी एटलीस्ट इज साई सुदर्शन। साई सुदर्शन का डेब्यू हुआ था इंग्लैंड में, बहुत तारीफें सुनी थी हमने कि इतना बढ़िया खेलता है, इतना मक्खन जैसा उसका स्ट्रेट ड्राइव जाता है। स्ट्रेट ड्राइव मतलब एल्बो के एकदम एल्बो बैट के हैंडल के ऊपर होता है, उन दोनों के बीच में बराबर उसका सर होता है, जिसकी आंखों के बीच की जगह में उसका वो जो बॉल उसने हिट किया रहता है, और उसके पैर ऐसा एकदम इक्विडिस्टेंट एंगल पे सेपरेट हुए रहते। उस टाइम पे बहुत तारीफें सुनी थी 30 रन के लिए। उसने वो एक हाफ सेंचुरी कुछ बनाई। उसका एवरेज एट द एंड ऑफ हिज इंटरनेशनल एट दिस पॉइंट इन इंटरनेशनल करियर 6 मैचेस में है 27 का। जब उसका सिलेक्शन हुआ था इंग्लैंड सीरीज में तब भी उसका एवरेज था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 39 का। 50 सालों में वो पहला ऐसा प्लेयर बना था जिसको अंडर 40 के एवरेज होने के बावजूद टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू करवाया गया था। उस टाइम पे ना हमने किसी ने देखा था, हालांकि आईपीएल का एक अच्छा सीजन देखा था बस, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में हम में से किसी ने उसे देखा नहीं था। शायद प्लेयर्स ने कुछ देखा, सिलेक्टर्स ने कुछ देखा होगा तो उसे सिलेक्ट कर लिया गया। लेकिन उसके बाद जो इंग्लैंड में हमने देखा ना, उसमें मतलब उसकी परफॉर्मेंस उतनी ही बुरी थी जितनी करुण नायर की बुरी थी। दोनों की बहुत ही एवरेज परफॉर्मेंस ही रही थी। लेकिन करुण नायर को जिस तरीके से उन 4 मैचेस के बाद हटाया गया कि आज करुण नायर का इस सिलेक्शन में टेस्ट टीम में कोई चर्चा भी नहीं कर रहा उसके नाम की, वही साई सुदर्शन को बार बार मौका दिया जा रहा है कि वो अपनी जगह आए, बनाए, और वो भी नंबर 3 की पोजीशन पे, जिस पोजीशन पे इंडिया में पास्ट में नॉट इंडियाज बेस्ट बट प्रोबेबली वर्ल्ड्स फाइनेस्ट प्लेयर्स दिए हैं, जैसे कि राहुल द्रविड़, उसके बाद चेतेश्वर पुजारा, उसके बाद साई सुदर्शन। मुझे तो नाम लेके ही ऐसे लगता है कि यार ये फिट नहीं हो रहा यार इस जगह पे। जिस बंदे की फर्स्ट क्लास क्रिकेट की एवरेज 38-39 की है, जिस इंटरनेशनल एवरेज टेस्ट क्रिकेट में 27 की है, उसको क्यों मौके दिए जा रहे हैं अभी भी। और मैंने इंग्लैंड में इतनी तारीफें सुनी, मतलब मैंने दिनेश कार्तिक का ना एक मिड मैच उसका ये देखा था कि कितना खूबसूरत है, कितना वो बढ़िया दिखता है, कितना उसका हेड एकदम करेक्ट पोजीशन में रहता है, वो कितना स्टेडी है, कितना अच्छा उसका अपराइट स्टांस है, कितना अच्छा चलता है। मैच से पहले मेडिटेट करता है, फिर विजुअलाइजेशन ब्यूटीफुली करता है, और इतना खूबसूरत पैड पहनता है वो। क्या करूं मैं उसका जब वो 30 रन बनाने वाला है। मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा जिंदगी में लगा था कि वो जो लॉबीज की बात करते हैं ना, कि जो मुंबई लॉबी, नॉर्थ लॉबी, साउथ लॉबी, मुझे फर्स्ट टाइम ऐसे लगा था कि यार ये कहीं कि, और इट वाज नॉट जस्ट दिनेश कार्तिक बट ओवरऑल आप देखोगे ना तो साउथ के प्लेयर्स मतलब तारीफें करते नहीं रुकेंगे उसकी। मुझे पहली बार ऐसे लगा था कि यार ये कोई लॉबी वाला इफेक्ट तो नहीं चल रहा है यहाँ पे, वो वाला काम तो नहीं चल रहा। क्योंकि वहां पे आपको एक आपकी वीकनेस उसकी दिखाई नहीं दे रही बैटिंग में, उसका बैकलिफ्ट बढ़िया ही है। इंग्लैंड को भर भर के दिखाई दी थी। इंग्लैंड ने पहले ही पहचान लिया था कि भाई ये ना उसका सिर गिर जाता है आगे, तो इसको अगर लेग पे, पैर पे उसके बॉल डाले ना तो वो बैलेंस उसका बिगड़ जाता है, तो वो गेंद हवा में जा सकती है। उन्होंने उसके पैर पे टारगेट करके उसको 2-3 बार आउट किया इंग्लैंड ने। एक बार उसने फ्लिक मारा तो फील्डर कैच लेने के लिए तैयार था, एक बार वो इम्बैलेंस होके उसने लेग साइड, डाउन द लेग साइड कीपर को कैच दे दिया। फिर पता चला उसकी शॉर्ट बॉल की भी एक वीकनेस है। उसके बाद जब वो इंडिया में आया तो पता चला कि नहीं नहीं यार, इसकी तो थोड़ी सी स्पिनर अगेंस्ट की भी दिक्कत है।
तो मतलब हर स्टेज पे अपोजिशन को उसको उसकी वीकनेस तो दिखाई दी, हमें नहीं दिखाई दी, पता नहीं कैसे। लेकिन इतना तो मान लो कम से कम कि जिस बंदे ने 67 इनिंग्स में 38.67 के एवरेज से रन बनाए हैं, उसमें कुछ तो खामियां है, इसीलिए वो 40 की एवरेज भी पार नहीं कर पाए। और वो ये अफगानिस्तान के खिलाफ वो बैक टू बैक 200 लगाया ना, वो मत लेके आना प्लीज, ठीक है? वो अफगानिस्तान की टीम है, उसके खिलाफ लगाए हुए रन्स मत बताओ। इस मैच में जो भी जैसे भी परफॉर्मेंस करे देगा ना, वो मत लेके आना कि बाद में अरे देखो इसने तो कितना क्लासी प्लेयर, क्या क्लासी बाउंड्री मारी है इसने, वो सब मत करो। तो मुझे ये सिलेक्शन साई सुदर्शन का जेन्युइनली समझ में नहीं आ रहा कि ये नंबर 3 पे बंदे को कैसे चांस दे रहा है, खास करके उसके लिए जो बाकी के ऑप्शंस हमारे पास है। जिन प्लेयर्स के बारे में अब मैं बात करना चाहूंगा, ये मतलब ऑन दिस ओकेजन, क्योंकि अब एक फिर से एक टेस्ट मैच आया है और मुझे उम्मीद थी कि इनमें से शायद एक दो चेहरे हमें देखने को मिल जाएंगे। एंड मैं स्टार्ट करूंगा करुण नायर से ही, क्योंकि अगर साई को मौका दिया जा रहा है तो करुण नायर ने ऐसे क्या किया है जी करुण नायर को मौका नहीं मिल रहा। करुण नायर ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं। उसकी एवरेज है एट द एंड ऑफ 100 मैचेस, उसकी एवरेज है 50 की लगभग। ठीक, पिछले साल जब उसको इंग्लैंड से ड्रॉप कर दिया गया, उसके बावजूद करुण नायर ने पिछले साल रणजी में 9 मैचेस में 699 रन्स बनाए थे, 58 की एवरेज थी उसकी। उससे पहले 2024 और 25 के रणजी सीजन में उसने 9 मैचेस में 863 रन्स बनाए थे, 53 की एवरेज थी। लेकिन वो बंदा अगर डिस्कशन में नहीं है तो साई सुदर्शन को भी इस टीम में जगह नहीं हो सकती। जिस बंदे की एवरेज 50 की है उसे नहीं जगह मिल रही, लेकिन जिस बंदे की एवरेज अंडर 40 है उसकी इस टीम में जगह है। ये क्राइटेरिया मुझे नहीं समझ में आता। उसके बाद चलो मैं तो करुण नायर को भी चलो मान देता हूं कि आपने 4 मैचेस दिए, उसने आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से परफॉर्म नहीं किया, आप मूव ऑन हो गए, उसकी एज भी है। तो हालांकि स्टिल 33 34, वो 3-4 साल की क्रिकेट अभी भी खेल सकता है। एंड यू आर नो वन टू डिसाइड कि वो 34 का हो गया तो अब हमें यंगस्टर प्लेयर चाहिए। वो अगर परफॉर्म कर रहा है देन ही शुड प्ले, एज सिंपल एज दैट। तो मतलब लेकिन वो नहीं है, उसने तो ड्रॉप होने के बाद डोमेस्टिक में फिर से जाके फिर से रन बनाए। साई सुदर्शन ने तो वो भी नहीं किया है भाई। वो पता नहीं अलग अलग उसकी कुछ कमिटमेंट्स थी, पिछले साल का उसका कोई रणजी सीजन का ज्यादा रिकॉर्ड है ही नहीं, तो उसने कुछ ज्यादा खेला नहीं है। लेकिन फिर भी उसका कमबैक तो हो गया है। उसने क्या खेला है? उसने आईपीएल खेला है, तो खैर वो है। लेकिन वो तो छोड़ो, उसके बाद कुछ प्लेयर्स हैं रणजी में जिन्होंने एक्सेप्शनली अच्छा किया है, जिनमें से सबसे ऊपर नाम आता है यश राठौड़ का। यश राठौड़ विदर्भ के लिए खेलता है, मिडिल ऑर्डर में ही बैट करता है। उसने इस साल 6 मैचेस में 645 रन बनाए हैं, 107 की एवरेज है उसकी, ठीक है? उससे पहले साल वो रणजी का टॉप स्कोरर रहा है। विदर्भ का रणजी ट्रॉफी जीतने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, जिसमें उसने 10 मैच में 960 रन बनाए थे 53 के एवरेज से। मतलब 2 साल में इस बंदे ने 16 मैचेस में 1,500 रन बना लिए। लगभग पता नहीं एवरेज निकलोगे तो 70-80 की एवरेज निकल के आएगी उसकी। लेकिन उसको इस टीम में जगह नहीं दी जा रही, साई सुदर्शन की जगह है। उसके बाद एक कर्नाटका का प्लेयर है रविचंद्रन स्मरण, जिसमें इस साल का रणजी का टॉप स्कोरर रहा है बाय द वे। 9 मैचेस में इस साल उसने 9 मैचेस में 950 रन बनाए हैं, 86 की एवरेज है उसकी। उससे पहले साल उसने 7 मैचेस में 10 रन बनाए, 7 मैचेस में 516 रन बनाए, 64 की एवरेज है उसकी। इन दोनों प्लेयर की, यश राठौड़ की लाइफ टाइम एवरेज है 62 की, स्मरण की एवरेज है 73 की। लेकिन इन प्लेयर्स की जगह नहीं है इस टीम में, साई सुदर्शन की जगह है। देवदत्त पडिक्कल, ऑनेस्टली बोलूं तो उसी कैटेगरी का एक नाम है। देवदत्त पडिक्कल की एवरेज है अब तक की, उसकी लाइफ टाइम फर्स्ट क्लास एवरेज है 42 की। आप 60, 70, 80 की एवरेज वाले प्लेयर्स को हटा के, जिनकी 40 की एवरेज है उनको सिलेक्ट, अंडर 40 की एवरेज है उनको सिलेक्ट कर रहे हो,
जस्ट बिकॉज आपने कुछ ऐसा देखा है जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा, ना वो पिछले 6 मैच जो साई सुदर्शन खेला है उसमें किसी दुनिया को दिखा है। मैं कुछ हद तक देवदत्त पडिक्कल की सिलेक्शन को समझ भी सकता हूं कि चलो 6 मैचेस में, जो पिछले साल का रणजी सीजन था उसमें 6 मैचेस में उसने 543 रन बनाए थे 60 के एवरेज से, तो पिछला उसका साल तो अच्छा रहा था। तो कुछ हद तक मैं समझ सकता हूं कि उसने चलो डोमेस्टिक में भी अच्छा किया प्लस आईपीएल में अच्छा किया, तो आपको दोनों तरह से भरोसा आ गया तो आपने सिलेक्ट कर लिया। कुछ हद तक मैं ये समझ सकता हूं, लेकिन इन प्लेयर्स को क्या करना पड़ेगा, क्या क्या नहीं किया इन प्लेयर्स ने? यश राठौड़, स्मरण, सरफराज खान, अभिमन्यु ईश्वरन, इनकी तो हम लोग बात करना ही भूल गए। मतलब सरफराज खान ने तो वो हर एक चीज कर ली जिसकी आपने उससे मांग की। उसने डोमेस्टिक में जाके भर भर के रन बनाए, उसने वो आप फिर आपने बोला नहीं नहीं वो तो न्यूज लीक करता है, वो सब हो गया मामला, कुछ एक रैंडम पॉइंट लेके आ गया। उसके बाद उसने अपने बोले, आपने फिर बोला कि नहीं नहीं उसका वजन ज्यादा है, उसने वजन कम करवाया अपना। उसने जाके स्मैट में जाके 200 के स्ट्राइक रेट से मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए इस साल। वो उस बेसिस पे चेन्नई में आ गया आईपीएल में T20 में, उसमें चेन्नई के लिए उसने अच्छी बैटिंग की पिछले। फिर भी उसका मतलब अभी भी टेस्ट टीम में नाम नहीं है। आई डोंट नो एट दिस पॉइंट उसे क्या करना चाहिए कि वो इस टीम का हिस्सा बने। आई डोंट नो, ही नीड्स टू गेट अ टैटू, कि पूरा एक हाथ भर के अपना टैटू बना ले। यश राठौड़ को शायद अपना चश्मा हटा देना चाहिए, वो चश्मा पहन के बैटिंग करते तो शायद वो आपको लो स्टैंडर्ड लगता है। मुझे पता नहीं कि क्या है, बट क्लियरली ये जो प्लेयर्स डोमेस्टिक में घिस रहे हैं, बैट्समैन, बॉलर्स इवन, इनको हम लोग कोई रिवॉर्ड नहीं कर रहे हैं। हम लोग बिल्कुल भी उनको पूरी तरीके से नजरअंदाज कर रहे हैं। और अगर मुझे कोई फैक्टर इसमें दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे क्या क्या कौन सी एक रीजन है, क्या देख के इन प्लेयर्स को सिलेक्ट किया गया है, तो मुझे एक ही जवाब मिलता है, वो है आईपीएल। साई सुदर्शन हैज डन एक्सट्रीमली वेल फॉर हिज आईपीएल फ्रेंचाइज। गुजरात टाइटंस के लिए अच्छे से रन बनाए, देवदत्त पडिक्कल अच्छे से रन बनाए, और ये जो भी सारे प्लेयर जो सिलेक्ट नहीं हुए, इनके पास कोई भी आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्मरण एसआरएच के लिए थोड़ा बहुत खेला है, सीएसके ने सरफराज को इवेंचुअली ड्रॉप कर दिया। यश राठौड़ को अब तक कोई आईपीएल टीम खिला नहीं रही। तो ये मजाक बना के रख दिया है आपने खुद के फर्स्ट क्लास स्ट्रक्चर का, कि जहां पे लोग 4-4 दिन के लिए वो डस्टी पिचेस पे अपनी जान लगा रहे हैं, 1.5-1.5 दिन बैटिंग कर रहे हैं, वहां वहां की परफॉर्मेंस को आप रिवॉर्ड नहीं कर रहे हो। एंड अनफॉर्चुनेटली आप दिस पॉइंट ये बोलना पड़ रहा है कि आपकी जो टेस्ट टीम में जो ये 2 प्लेयर है ना, देवदत्त पडिक्कल और साई सुदर्शन, ये आपने उन्होंने आईपीएल का रिवॉर्ड दिया है। अनफॉर्चुनेट है, बट एट दिस पॉइंट ये सच लगने लगा है मुझे अब। क्योंकि जो तीसरा प्लेयर है ना वो है नीतीश कुमार रेड्डी, जिसके बारे में भी शायद मैं यही बोलूंगा कि भाई इसको भी आईपीएल देख के लिया है। क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी का जो फर्स्ट क्लास परफॉर्मेंस है ना, उसमें 38 मैचेस में उसकी एवरेज है 25 की एवरेज है। बॉलिंग में उसने 64 इनिंग्स में 70 विकेट लिए, मतलब इनिंग में 1 विकेट लिए उसने। सो एट बेस्ट एज अ बॉलर वो एक सपोर्टिंग रोल है, ठीक है। लेकिन एज अ बैट्समैन वो इस टीम में क्या, वो तो शायद अपनी टेस्ट टीम में भी जगह, मतलब स्टेट की टीम में भी जगह डिजर्व नहीं करता एज अ बैट्समैन। और वो 1 सेंचुरी मुझे मत बताओ जो उसने ऑस्ट्रेलिया में स्कोर की थी, कि देखो वो हमने बैक किया, उसने स्कोर की थी। यार तुम जिस किसी 1 सेंचुरी को इतना सर पे चढ़ा के बैठते हो, और कहीं वो एक प्लेयर 300 स्कोर कर जाता है, फिर भी आज वो टेस्ट टीम का हिस्सा नहीं है। ये टेस्ट टीम का क्या, जब उसने 300 स्कोर किए उसके बाद वो अगले मैच में ही ड्रॉप हो गया था। सो आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड, तुम कौन सी सेंचुरी, कौन सा फाइफर को रिवॉर्ड करते हो, और मतलब उसमें आपको बहुत कुछ दिख जाता है, और कौन से 100 में भी आपको कुछ भी नहीं दिखता। अजीत अगरकर साहब से जब ये पूछा गया ये सिलेक्शन के बाद कि यार आपने अकीब नबी को क्यों नहीं सिलेक्ट किया, तो उन्होंने बोला यार इतनी पेस बॉलर्स की जगह नहीं है। डिस्कशन तो हमने किया था, लेकिन इतने पेस बॉलर्स की जगह नहीं है, तो हमने 3 पेस बॉलर सिलेक्ट कर लिए, सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार।
ठीक है, तो इसका मतलब नीतीश कुमार रेड्डी को आप पेस बॉलर नहीं मान रहे, तो वो है आपका बैट्समैन। तो आप एक ऐसे बैट्समैन को सिलेक्ट कर रहे हो जिसकी एवरेज है 25 की, तो और जो छठे नंबर पे खेलेगा, क्योंकि आप जब हम लोग प्लेइंग 11 की बात करेंगे ना, आपको समझ आएगा क्योंकि वो छठे या सातवें नंबर पे ही खेलेगा। जिस छठे और सातवें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी, वीवीएस लक्ष्मण खेला करते थे, आज हम लोग उस नंबर पे खिला रहे नीतीश कुमार रेड्डी एंड वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा किया, नो डाउट, नथिंग अगेंस्ट वॉशिंगटन सुंदर, 100% अच्छा किया, बट क्या वो वीवीएस लक्ष्मण है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या वो एमएसडी है? नहीं। तो ये जो वो जो T20 के बेसिस वाले और उस फिलॉसफी से, उस क्राइटेरिया से आप जो टेस्ट क्रिकेट सिलेक्ट कर रहे हो ना प्लेयर्स को, और ये पूरी तरह से खाई में धकेल रहा है अपनी टेस्ट क्रिकेट को, क्योंकि जो प्लेयर घिस रहे हैं रणजी ट्रॉफी में, क्यों प्लेयर खेलेगा यार अगले साल कोई रणजी ट्रॉफी? क्यों नहीं वो सिर्फ अपनी पावर हिटिंग प्रैक्टिस करेंगे और अगले साल आईपीएल में आके रन स्कोर करने की कोशिश करेगा यश राठौड़, कि भाई आईपीएल में अच्छा करने के बाद ही अगर मुझे टीम में सिलेक्ट किया जाने वाला है तो। और ये फिलॉसफी के चलते पिछले 2 साल में जो हुआ है ना, वो हमने देखा है। पिछले 2 साल में इंडिया ने 17 टेस्ट मैच खेले सिंस दैट न्यूजीलैंड वॉश आउट, उसके वाइट वॉश। इंडिया ने 17 टेस्ट मैच खेले, 10 मैच इंडिया हारी है, 5 मैच इंडिया जीती है, 2 ड्रॉ हुए, और वो जो 5 जीते ना उनमें भी 2 टेस्ट मैच ऐसे हैं जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ रहे हैं होम कंडीशंस में। तो मुझे ये खास करके बैटिंग में सिलेक्शन का मुझे आई एम रियली डिसअपॉइंटेड एंड फ्रस्ट्रेटेड एट दिस पॉइंट कि जिन प्लेयर्स को रिवॉर्ड करना चाहिए हम रिवॉर्ड नहीं कर रहे, और जिन प्लेयर्स को रिवॉर्ड किया जा रहा है उनको वो क्या क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे उन्हें रिवॉर्ड किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है एट दिस पॉइंट। उसके बाद अगर बॉलर्स की बात करें तो 3 नए चेहरे आपको दिखाई देंगे, गुरनूर बरार, मानव सुतार और हर्ष दुबे, जो मैं समझ सकता हूं कि आप अब थोड़ा सा नए बॉलिंग अटैक को ट्राई कर रहे हो, एटलीस्ट दैट्स व्हाट द एक्सप्लेनेशन इज, कि रविंद्र जडेजा को आराम दिया जा रहा है। हालांकि क्या जरूरत है रविंद्र जडेजा को आराम की, क्योंकि ही वाज नॉट पार्ट ऑफ T20 मैचेस जो इतने टाइम से चल रहे थे, अभी उसने आईपीएल ही खेला है बस। तो उसके बाद अगर एक ही टेस्ट खेलना है तो ओडीआई में भी वैसे भी नहीं रखा आपने, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए थी उसको टेस्ट टीम में भी रखने की। लेकिन खैर रविंद्र जडेजा को रेस्ट दिया गया, सो आई एम गेसिंग वॉशिंगटन सुंदर विल सॉर्ट ऑफ टेक हिज प्लेस। और मानव सुतार और हर्ष दुबे जो है ना, वो बहुत ही डोमेस्टिक में काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इन दोनों की, ठीक है। तो जैसे मानव सुतार ने अपने करियर में 29 मैचेस में 129 विकेट्स लिए, ठीक है। उसके साथ साथ मानव सुतार की बैटिंग में भी 25 की एवरेज है। अब ये जो 25 की एवरेज है ना, ये मैं समझ सकता हूं, ये अच्छी एवरेज है, क्योंकि वो इस टीम में है एज अ बॉलर जो बैटिंग कर सकता है। कोई उसे वो बैटिंग कर सकता है इसलिए नहीं लाया गया उसे। सेम विद द हर्ष दुबे। हर्ष दुबे ने पिछले साल 2024 और 25 मतलब जो रणजी सीजन था उसमें 10 मैचेस में 69 विकेट्स लिए थे। 10 मैचेस में 69, मतलब नीतीश कुमार रेड्डी ने अपने पूरे फर्स्ट क्लास करियर में जितने विकेट लिए हैं उतने विकेट हर्ष दुबे ने एक सीजन में लिए थे हर रणजी के। उसके साथ साथ वो उसकी एवरेज है 25 की, जो नीतीश कुमार रेड्डी की भी है। तो अगर सिलेक्ट करना ही था तो मतलब नीतीश कुमार रेड्डी की जगह हर्ष दुबे को ही खिला लेते, मतलब उसे ही खिलाओ नंबर 6 पे, क्योंकि उसकी भी 25 की एवरेज है। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज अ कंप्लीट बॉलर। वो जब 25 रन देता है ना तो वो बोनस है, कि जो वो ऑलरेडी करके दे रहा है उसके ऊपर का बोनस है। नीतीश कुमार रेड्डी ना इधर का प्लेयर है। क्या है नीतीश कुमार रेड्डी एट दिस पॉइंट? इज ही अ बैट्समैन, टेस्ट बैट्समैन हु कैन बोल, और इज ही अ बॉलर हु कैन बैट? नथिंग, नन ऑफ इट। ही इज दैट। संजय मांजरेकर ने जो क्लासिकल कमेंट किया था रविंद्र जडेजा के खिलाफ किया था, बट ही इज दैट क्लासिकल बिट्स एंड पीसेस प्लेयर एट दिस पॉइंट, स्पेशली अगर हम लोग टेस्ट क्रिकेट की बात करें तो।
और टेस्ट क्रिकेट में वो नहीं चल सकता, वो नहीं चलता। ये मतलब आप पूरी जो भी पास की डोमिनेंट टेस्ट टीम्स रही है ना, वो निकाल के देख लो, यू नीड दो स्पेशलिस्ट। एक हाथ प्लेयर एक्सेप्शनल, जैसे रविंद्र जडेजा, एक हाथ दैट वन एक्सेप्शनल ऑलराउंडर वो चल जाता है, जैसे जैक कैलिस, जैसे बेन स्टोक्स, जो बैटिंग के दम पे भी मैच जिता दे, जो बॉलिंग के दम पे भी मैच जिता दे। जैक कैलिस वॉज ऑलवेज इन अ टीम एज अ बैट्समैन जो बॉलिंग भी कर सकता था। पिछले द गोल्डन ईयर्स ऑफ इंडियन क्रिकेट, जिसमें वो 7 प्लेयर से 7वें नंबर पे महेंद्र सिंह धोनी आता था, और सिर्फ 4 बॉलर्स होते थे, लेकिन वो 4 बॉलर्स काफी होते थे क्योंकि वो अपना काम अच्छे से जानते थे, और उनको कभी कोई आराम की जरूरत थी तो वो हमारे बैट्समैन, वो उस टाइम पे सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, इवन सौरव गांगुली वो काम करके देते थे। सचिन तेंदुलकर ने इतने सारे रन स्कोर करने के बावजूद, वो हम सबको याद है, जो पाकिस्तान के खिलाफ मैच घुमाया था अपनी बॉलिंग से। सौरव गांगुली ने टेस्ट क्रिकेट में फाइफर लिया है और मैच जिता के दिया है टेस्ट मैच में, लेकिन वो कभी भी बॉलिंग कर सकते इसलिए टीम में नहीं थे। आज हम उन प्लेयर्स को, वॉशिंगटन सुंदर, नीतीश कुमार रेड्डी, उन प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं कि जो थोड़ा सा ये भी करके दे दे। लेकिन आप अगर बोलो कि क्या ये एज अ बैट्समैन टीम में फिट हो सकते हैं, नहीं। क्या ये एज अ बॉलर टीम में फिट हो सकते हैं, नहीं। आज हम लोग ऐसे 2-2, 3-3 प्लेयर्स को बैक कर रहे हैं। आई होप कि हर्ष दुबे को भी प्राइमरीली एज अ बॉलर देखा जाए, बट नॉट एज समवन की जो बॉलिंग करता है और थोड़ी सी बैटिंग भी करता है। उसको जज करना है तो उसकी बॉलिंग ही जज की जाए, दैट्स व्हाट आई होप। लेकिन ये दो मुझे लगता है कि एक फेयर चांस है जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में ओवर द इयर्स अच्छे से किया है। गुरनूर ब्रार का मैं बोलूंगा यार, कुछ खास मतलब ऑन एवरेज परफॉर्मेंस रही है इन हिज फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड। एटलीस्ट 18 मैच में उसने 52 विकेट्स लिए, जो एक एवरेज परफॉर्मेंस है, ठीक है। लेकिन मैं बॉलर्स का समझ सकता हूँ, कई बार आपको ना बॉलर्स की फिगर्स देख के समझ में नहीं आता कि हाउ गुड अ बॉलर ही इज। कई बार आपको विकेट्स नहीं मिलती, बैट्समैन आपको डिफेंसिवली खेल लेते, एज लगता है लेकिन वो कीपर के पास नहीं जाता, वो अगर किसी के पास जाता भी है तो भी प्लेयर्स कैच ड्रॉप कर देते हैं। तो बीइंग अ बॉलर इज अ थैंकलेस जॉब। सो एग्जैक्टली हर बार आप विकेट्स अगर किसी की नहीं है तो ये नहीं बोल सकते यार इसने तो खराब गेंदबाजी की है, या फिर तो एक एवरेज परफॉर्मेंस है उसकी। लेकिन एज अ बॉलर उसका 2 साल पहले एक अच्छा रणजी सीजन गया था। उसकी हाइट की एडवांटेज वगैरह है जो मुझे नहीं समझ में आती यार, मुझे नहीं समझ में। यार तुम हाइट है तो उसको साउथ अफ्रीका में बाउंस मिलेगा तो उसको हम लोग ये वाला अफगानिस्तान वाला टेस्ट खिला रहे हैं, साउथ अफ्रीका में है, ओडिया है, ठीक है। तुम उसके लिए इधर खिला रहे हो टेस्ट उसे, जबकि उसकी टेस्ट की परफॉर्मेंस एक एवरेज ही है। यार जब 6.5 फुट वाला बंदा कोई बॉलिंग करता है तो क्या मतलब उसको विकेट मिलता है तो बैट्समैन को क्या 2 बार आउट दिया जाता है क्या? और बाउंस लेके करोगे क्या अगर वो टप्पा मिस कर रहा हो तो? और मैं इसी मतलब बट फिर भी मैं गुरनूर बरार को मतलब एक बार देखने के बाद विल सी की शायद सिलेक्टर्स को कुछ ऐसी चीज दिखी हो। लेकिन ये लॉजिक से अगर आप किसी को सिलेक्ट करें, नहीं नहीं वो तो हाइट वाला है तो उसको बाउंस मिलेगा, तो हम लोग देखना चाहते हैं कि अगर ऐसा बाउंस वाला प्लेयर हमारे पास कोई साउथ अफ्रीका में जाते जाते चले तो मुझे तो वो एक, आई जस्ट फील इट्स अ रॉन्ग वे टू लुक एट इट, वे टू लुक एट थिंग्स एंड वे टू सिलेक्ट प्लेयर्स। आपको देख रहे हैं वो बाउंसर, बाउंस तो उसको मिलेगा, उसके बाउंसर अगर विकेट कीपर के ऊपर से चले गए और फोकट में 4-4, 5-5 रन दे दिए उसने तो क्या करोगे? टप्पा भी तो पकड़ना चाहिए, स्किल नाम की भी तो कोई चीज है, वो तो देखनी है। और जो एक बंदे ने दिखाई है जिसके नॉन सिलेक्शन को लेकर मैं बहुत मतलब यार मेरे को बहुत बुरा लगा है, वो है हकीम नबी। इस बंदे ने पिछले 2 साल में रणजी क्रिकेट में जो परफॉर्मेंसेस दी है ना, मतलब वो नेक्स्ट लेवल रही है रणजी क्रिकेट में। इस साल का आकिब नबी हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है। 10 मैच में आकिब नबी ने 60 विकेटें लिए, कुछ 13.5 की उसकी एवरेज है और 2.65 का उसका इकोनॉमी रेट है। इंडियन कंडीशन में एक पेस बॉलर है जिसने 10 मैच में 60 विकेटें लिए, मतलब हर एक इनिंग में वो बंदा 3-3 विकेटें ले रहा है।
और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, उसके अलावा पिछले साल ही वॉज द सेकेंड हाइएस्ट विकेट गेटर। हर्ष दुबे वॉज द हाइएस्ट विकेट गेटर। उसके पिछले मतलब ये साल से पहले वाली जो टूर्नामेंट थी रणजी ट्रॉफी, उसमें हर्ष दुबे वॉज द हाइएस्ट। सेकेंड वॉज अगेन आकिब नबी, जिसमें उसने 8 मैचेस में 44 विकेट्स ली थी, 13.93 की एवरेज, 2.74 की इकोनॉमी। मतलब बंदे ने पिछले 2 साल में 18 मैचेस में 104 विकेट्स लिए हैं। उसकी एवरेज 13.5 की एवरेज है और 3 के नीचे की उसकी इकोनॉमी है। और उस बंदे को टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैच में सिलेक्शन नहीं किया जा रहा। मुझे नहीं पता कि क्यों। मतलब आई एम श्योर यू मस्ट हैव सीन समथिंग इन गुरनूर ब्रार, लेकिन क्या जो आकिब नबी ने अपने नंबर्स के थ्रू वो दिखा रहा है, वो स्किल आपको नहीं दिखी? क्या आकिब नबी डिजर्व नहीं करता कि एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन एंड कि एक उसको टू मोटिवेट हिम कि भाई यू आर दिस क्लोज टू इंडिया कॉल अप। भले आप 2 ही बॉलर खिलाओगे, भले मुझे पता है कि इंडियन कंडीशन में आप 2 ही पेस बॉलर खिलाओगे, प्रसिद्ध कृष्णा और शायद गुरनूर ब्रार या फिर मोहम्मद सिराज। क्या वो 15 में आकिब नबी आफ्टर दीज 2 years डिजर्व नहीं करता अपनी जगह? क्योंकि उसके साथ ना अब फिर से वही होगा जो शायद सरफराज खान और अभिमन्यु ईश्वरन के साथ हो रहा है। ही इज ऑलरेडी 29। बीइंग अ पेस बॉलर इज नॉट इजी, स्पेशली इन इंडिया। 2 साल उसकी जो पीक परफॉर्मेंस रही है ना, अगले साल उसकी परफॉर्मेंस गिर जाएगी और हम सब लोग उसके बारे में बात करना भी भूल जाएंगे। एक प्लेयर को जब वो उसके पीक पे चढ़ रहा होता है या फिर अपवर्ड कर्व पे होता है अपनी परफॉर्मेंस के, अपनी करियर पे, आप अगर उसी समय उसको वो मौका नहीं दोगे ना कि भाई तू आजा इंटरनेशनल लेवल पे, तो शायद वहां से उसकी परफॉर्मेंस फिर नीचे गिर जाती है, क्योंकि मोटिवेशन खत्म होने लगता है आपको। आप डोमेस्टिक सर्किट में वो फ्लैट डस्टी पिचेस पे बोल बोल के एक हाथ प्लेयर की अगर खास करके पेस बॉलर को इंजरी हो जाए तो उसके बाद शायद उसके अगला 1-2 साल रिकवरी में निकल जाता है। ऐसे प्लेयर्स को आपको जस्ट टू मैनेज हिज वर्कलोड एंड टू कीप हिम इन द लूप, आपको ऐसे प्लेयर्स को देना चाहिए। क्या मोहम्मद सिराज को रेस्ट करवा के आप आकिब नबी को यह मौका नहीं दे सकते थे? बिल्कुल दे सकते थे, क्योंकि मोहम्मद सिराज को भी तो वर्कलोड मैनेजमेंट करने की जरूरत है भाई। वो जब से मैं मोहम्मद सिराज को बॉलिंग करते हुए देखता हूं ना, मुझे थकान होने लगती है। जब से वो इंग्लैंड सीरीज हुई है, मैं उस बंदे को बॉलिंग करते हुए देख ही रहा हूं। उसको टेस्ट में भी, T20 में भी बुला लिया, वो टेस्ट मैच में रहे, उसका कोई वर्कलोड मैनेजमेंट नहीं होता। वो 5 मैचेस खेलता है। वो 5वें मैच के आखिरी दिन पे भी 145-150 की स्पीड से बॉलिंग कर रहा था इंग्लैंड में। फिर वो T20 भी खेलने आ गया, अब वो IPL भी खेल रहा है। और उसको वो समझ नहीं है कि भाई एज अ पेस बॉलर थोड़े से कि भाई थोड़ा थोड़ा बीच में ब्रेक ले लो, जाके डगआउट में जाके थोड़ा सा आइस पैक लगा लो, जब बॉलिंग मार्क की तरफ चलते हुए जाओ ना, जरा सा बीच में रुक के थोड़ा सा हैमस्ट्रिंग पकड़ लो कि ओ कुछ तो निगल जैसा लग रहा है, थोड़ा सा फिजियो को बुला लो। जितनी उससे ज्यादा तो शुभमन गिल बैटिंग करते टाइम फिजियो को बुला लेता है यार। जितनी बार मैंने मोहम्मद सिराज को फिजियो बुलाते देखा है, उससे ज्यादा बैट्समैन बुला लेते हैं फिजियो को आजकल ग्राउंड पे। तो ये सब ट्रिक्स अभी उसको पता नहीं है ना, तो लोगों को लग रहा है हाँ ये तो बॉलिंग मशीन है, ये तो इसको तो लेके जाएंगे डालेंगे, ये तो डाल ही देगा। मुझे लगता है उसको भी रेस्ट की उतनी ही जरूरत है जितनी रविंद्र जडेजा को थी। रादर पिछले 1-1.5 साल में अगर किसी प्लेयर को रेस्ट की जरूरत है तो मेरे हिसाब से वो मोहम्मद सिराज है। अगर बुमराह को रेस्ट दिया जाए तो मोहम्मद सिराज का भी वर्कलोड मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है, जो पता नहीं उसको सिलेक्ट किया गया है। तो खैर मतलब आई डोंट नो कि, सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस टीम एंड आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस अप्रोच, जिस तरीके से टेस्ट क्रिकेट की तरफ देखा जा रहा है और जिन प्लेयर्स को, अनडिजर्विंग प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से सिलेक्ट किया जा रहा है ना, अगर यही चलता रहा ना तो टेस्ट क्रिकेट अगले 2 साल तक तो भूल जा। हम लोग T20 में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही चलता रहा था तो टेस्ट क्रिकेट में भूल जाओ कि हम लोग कुछ अच्छा कर पाएंगे। सो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड विद दिस टेस्ट सिलेक्शन। आपको क्या लगा, कौन से प्लेयर्स को इस स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए था? कौन से प्लेयर्स हैं जो बिल्कुल डिजर्व नहीं करते इस टेस्ट स्क्वाड में होना?
मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आपकी प्लेइंग 11 क्या होगी साउथ अफ्रीका सॉरी अफगानिस्तान के खिलाफ, वो भी ज़रूर बताना। आपको मेरे ओपिनियंस के बारे में क्या लगता है उसके बारे में कमेंट करना, और प्लीज़ मेरे चैनल के सब्सक्राइब करना। थैंक यू।